जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों नज़र आ रही हैं? मुझे बता दें। यस सर। ठीक है, गुड। और कैसी चल रही हैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस? सर अच्छी चल रही है अब तक तो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तमाम कोर्सेज की क्लासेस हो रही हैं? सिर्फ सर जेब की रह गई थी है और फार्मा की रह गई है। सर जेब तो कह रहे थे कि वो बिजी हैं। तो ज़ुहैब की रह गई और किसकी रह गई? एक फार्मास्यूटिकल की, अच्छा, उनको भी बोला है, पूछा। सही, ठीक। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जो है वो मॉलिक्यूलर मार्कर्स देखे थे। ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया और आप लोगों को सब वो चीज़ें मिल गई होंगी, पीपीटीज वगैरह सब मिल गई सबको? आपने सबके साथ शेयर कर दी है तरीन? सर मैंने शेयर कर दी थी। ये वाली भी जो लिटरेचर है ये सारा मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, तो आप फिर इनको शाम में शेयर कर देना। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक आज का जो है वो है म्यूटेशन डिटेक्शन मेथड्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें मॉलिक्यूलर मार्कर का टॉपिक हमने पढ़ा है, हमने इससे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिजीज का टॉपिक पढ़ा है। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है। क्या मतलब है डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है? एक्चुअली अगर तुम देखो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उन तमाम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के पीछे कोई ना कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन होती है। ठीक है ना? जिसे हम म्यूटेशन कह रहे होते हैं यकीनन। यानी जो भी हमारे कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं या जीन्स होती हैं, इन सेगमेंट्स के अंदर या जीन्स के अंदर किसी किस्म का डेलिबरेट मैनिपुलेशन या नेचुरल मैनिपुलेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो उस किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह बन रहा होता है। ठीक है, तो इस बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें म्यूटेशन को किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी ये कह लो कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर, वट एवर जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज़, उसके पीछे जो वजह है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। तो इसमें हम ये तमाम चीज़ें जो है वो देखेंगे। ठीक है, ये स्लाइड जैसा आप लोगों की नॉलेज को गो थ्रू करने के लिए। अच्छा, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर को देखो तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? मेरे ख्याल है अब तक तुम लोग फाइनल ईयर में आ गए, अब तक तुम जेनेटिक डिसऑर्डर समझ चुके होगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो बेसिकली है वो चेंज है, उस चेंज को कहते हैं जो कि डीएनए सीक्वेंस के ऊपर आ रहा होता है और उसको एक नॉर्मल सीक्वेंस के मुकाबले में उसके अंदर डिफरेंस पैदा करता है, चेंज पैदा करता है। अगेन सेम वही बात है, वर्ड्स डिफरेंट हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसी डिजीज होती है जो बेसिकली डीएनए के सीक्वेंस पे चेंज आने की वजह से होती है। अब डीएनए के सीक्वेंस पे जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली वो कोडिंग सेगमेंट पे आ रहा है। अगेन वही बात, यानी जीन्स पे आ रहा है। और यू ऑलरेडी नो कि जी जो है वो 2% सिर्फ कोडिंग है और 98% जंक है। तो 2% कोडिंग के अंदर जो बेसिकली चेंज आ रहा है उसके नतीजे में होता क्या है? उसके नतीजे में होता ये है कि ये म्यूटेशन जो हो रही है किसी भी पर्टिकुलर जीन पे, इसके नतीजे में जो प्रोटीन फॉर्म होनी होती है, जो नॉर्मली बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, वो प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रही होती है या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हो रही होती है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर डिजीज जो है वो कॉज होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये किसी एक जीन में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ये रीज़न जो है वो एक ये हो सकता है कि सिर्फ सिंगल जीन म्यूटेशन हो। ठीक है, यानी सिर्फ सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या म्यूटेशंस एक से ज़्यादा जीन्स में हो। ठीक है, ये भी वजह हो सकती है डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। हम अभी थोड़े से आगे जाके देखेंगे कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर में कॉमन। इसी तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन है म्यूटेशंस का डिफरेंट जीन्स पे, इसकी वजह से भी और डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, और जो क्रोमोसोम है बेसिकली उसमें भी अगर डैमेज हो तो उसकी वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। राइट नाउ इस वक्त कोई 6000 से ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो नोन है। ठीक है,
तो यू कैन इमेजिन कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि इनको किस तरह से डायग्नोज किया जाए, क्योंकि 6000 से ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स इस वक्त ऑलरेडी नोन है। अच्छा, अब इनकी जो कॉजेज है ना, अगर इसको देखा जाए तो अगर हम इसको कन्वेंशनली देखें तो इसको 3 कैटेगरीज में जो कॉजेज हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, वो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 ग्रुप्स तुम कह लो कि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। पहली कैटेगरी है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। ठीक है, यानी सिंगल जीन डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है? ऐसे डिसऑर्डर जो किसी एक जीन की वजह से जो है वो म्यूटेशन की वजह से हो रहे होते हैं। इस तरह से इन सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और जो है इसी तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर क्रोमोसोम्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कह रहे होते हैं। और तीसरे मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब मल्टी फैक्टोरियल बेसिकली क्या है? अच्छा चलो पहले इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये सिंगल जीन में चेंज की वजह से जो है वो बेसिकली हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम जो है वो सिंगल जीन या मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली किसी एक जीन में म्यूटेशन हो रही होती है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही होती है। अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है ना, उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। उसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं, मतलब कि क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंज अगर आ रहा होता है इन टर्म ऑफ नंबर और इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज, तो ये दो वजूहत होती हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। ठीक है, कि अब अगर तुम क्रोमोसोम्स को देखो तो बेसिकली क्रोमोसोम इटसेल्फ जो है वो तमाम जीन्स को एक कंजुगेटेड फॉर्म में कह लो कि होल्ड किए हुए होते हैं। जितने भी जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे एक एक खास ऑर्डर के अंदर कह लो कि प्लेस हुए होते हैं। ठीक है, यानी क्रोमोसोम इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तो पर्सपेक्टिव है डायरेक्टली जीन का, यानी अब ये तुम इसको मैक्रो माइक्रो लेवल को समझ सकते हो कि हम जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं डीएनए की, तो हम कहेंगे जी ये क्रोमोसोमल ये जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली ये जो 23 ये जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, इस पेयर्स के इन पेयर्स के ऊपर इनका एक स्ट्रक्चर है। इन पेयर्स का, इन क्रोमोसोम्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। दे हैव अ लॉन्ग आर्म, दे हैव अ शॉर्ट आर्म, क्यू आर्म, पी आर्म, ये सब चीज़ें हमने लास्ट में मॉलिक्यूल में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं, इसमें इस स्ट्रक्चर में अगर डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली डीएनए भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है क्रोमोसोम्स का, इट इट मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का ही बना हुआ है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उसी का बना हुआ है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डैमेज होता है, ठीक है, तो वो डैमेज इन टर्म ऑफ नंबर भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी अगर वन पेयर है तो देयर आर मोर देन वन पेयर्स, टू पेयर्स, थ्री पेयर्स। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर में कोई डैमेज आ सकता है, माइट बी ड्यूरिंग मेयोसिस, ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन इवेंट्स जो हो रहे होते हैं उसके अंदर कोई डिलीशन हो जाए। ठीक है, और कोई जो पार्ट है वो डिलीट हो जाए, तो बहुत सारे क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स के ऊपर डैमेज होते हैं उसकी वजह से भी डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। तीसरा जो है वो एक कंबाइन इफेक्ट है, जिसे मल्टी फैक्टोरियल कह रहे होते हैं हम। अब मल्टी फैक्टोरियल बेसिकली कम्बिनेशन है, यानी इसमें एक्चुअली जीन्स में म्यूटेशन भी इन्वॉल्व है, साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस है। तो अगर तुम हार्ट डिजीजेस को देखो तो हार्ट डिजीजेस बेसिकली इनहेरिटेड भी होती है। ठीक है, और साथ साथ हमारा कुछ जो लाइफ स्टाइल है, इस तरह से डायबिटीज है, डायबिटीज को भी अगर तुम देखो तो वो भी एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, वो भी एक तरह का मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, क्योंकि उसमें खाली ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स से आप इनहेरिट कर रहे होते हो डिजीज जीन, बल्कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि इस डिजीज को कॉज करने में। ठीक है, तो मल्टी फैक्टोरियल ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जिनके पीछे दोनों फैक्टर्स होते हैं, यानी जीन्स म्यूटेशंस भी होती हैं, ठीक है, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं।
अच्छा, अब इन डिजीज को अब तुमने देखा कि बेसिकली ये 3 मेन कैटेगरीज हैं। तो अब इन 3 मेन कैटेगरीज को, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स को, ये तीनों बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं और तीनों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब इन 3 ग्रुप्स को यानी 3 कैटेगरीज को जेनेटिक डिसऑर्डर्स की एक्चुअली डायग्नोज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें म्यूटेशन, तो 2 तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। हम एक कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बेस्ड होती हैं और एक साइटोजेनेटिक बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ये 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, मॉलिक्यूलर और साइटोजेनेटिक बेस्ड। ठीक है, क्या करने के लिए? जेनेटिक म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर है वो हो रहा है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्यूरेट जो डायग्नोसिस है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेट डायग्नोसिस से क्या मुराद है? एक्यूरेट डायग्नोसिस से मुराद है कि एक्चुअली जो भी डिसऑर्डर है उसके पीछे जो मेजर जीन इन्वॉल्व है, चाहे वो सिंगल जीन डिसऑर्डर हो, चाहे वो क्रोमोसोमल हो, उसके पीछे जो मेजर जीन इन्वॉल्व है उसका एक्चुअली आइडेंटिफाई करना कि बेसिकली वहाँ म्यूटेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इसके बगैर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज की तरफ नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये अच्छा, अगर सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो सिंगल जीन डिसऑर्डर बेसिकली ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहलाते हैं। अगर तुम्हें मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स याद हो तो उसके जो 3 लॉज थे, तो उसने बहुत उसको डिटेल के अंदर ये बताया था कि बेसिकली ये कुछ ट्रेड्स हैं वो क्या हो रही होती हैं, वो इनहेरिट हो रही होती हैं, वो ट्रांसफर हो रही होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और हमने लास्ट में भी देखा था कि अगर सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को देखो तो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अगर तुम सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को देखो, ठीक है, उसकी भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। हमने जो लास्ट में, अगर तुम लोगों को याद हो, जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बात कर रहे थे तो मैंने वहाँ बताया था कि जो डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं और वाई लिंक्ड हॉलैंड्रिक भी होते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, उसमें बेसिकली क्या था कि अगर सिंगल जीन में या सिंगल अलील के अंदर भी जो है वो डैमेज है या म्यूटेशन है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, मतलब ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, यानी इवन के वन अलील डैमेज है, दैट वन डैमेज अलील इज इनफ टू कॉज अ डिजीज। ठीक है, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ एक एलील जो है वो फ्रॉम वन पेरेंट या एक जीन फ्रॉम वन पेरेंट इज म्यूटेटेड या डैमेज है, तो इट्स सफिशिएंट इनफ टू कॉज डिजीज। इसकी अच्छी सी मिसाल जो है वो FGFR3 की जीन है, जो कि बेसिकली अकॉन्ड्रोप्लाजिया एक डिजीज है, वो डिसऑर्डर है जो कॉज कर रही होती है। अच्छा, अब जो पेरेंट्स जिनके अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, तो देर इज 50% चांस ऐसे पेरेंट्स जो ऑलरेडी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, जिनका इनहेरिटेंस पैटर्न ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, उनका 50% चांस होता है कि वो ये जो डिजीज कैरी कर रहे हैं इटसेल्फ, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, अपने चिल्ड्रन के अंदर उसको जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। और इटसेल्फ उनके अंदर जो ये एक्सप्रेशन होगा डिजीज का, वो डिपेंड करेगा कि ईच पेरेंट के अंदर अगर दोनों अलील्स में म्यूटेशन होगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी वहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि वो डिसऑर्डर जो है या वो डिजीज जो है वो जो है वो अपेयर हो सकती है। अच्छा, अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जो मैंने बताया था कि बेसिकली
अच्छा, अब इस तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो थे, अगर तुम लोगों को याद हो, तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि एटलीस्ट जो है वो दोनों अलील्स जो है वो म्यूटेट होना, डैमेज होना जो है वो ज़रूरी, यानी ये कह लो कि जो दोनों कॉपीज होती हैं किसी भी जीन की कम फ्रॉम ईच पेरेंट्स, वो बेसिकली क्या होना ज़रूरी है, म्यूटेट होना ज़रूरी है, डैमेज होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक भी जीन जो है वो नॉर्मल हो और एक जीन म्यूटेटेड हो, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो कॉज नहीं होते, यानी इन दैट केस दोनों जीन्स म्यूटेट होना जरूरी है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी मेरे ख्याल है, तो ये तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ऑटोसोमल रिसेसिव ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों जीन्स, जो दो जीन्स होती हैं बेसिकली फ्रॉम वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, वो दोनों म्यूटेट होना ज़रूरी है इस तरह के डिसऑर्डर कॉज करने के लिए। अब इसके एग्जांपल जो है बहुत अच्छे, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, वो एचबीपी जीन के अंदर जो ग्लोबिन की जीन है बेसिकली, उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से कॉज हो रही होती है, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो नॉन सिंड्रोमिक ऑटोसोमल रिसेसिव हेयरिंग लॉस है, उसके पीछे भी बेसिकली जीजेबी2 जीन है, वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की एक एग्जांपल है। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, तो बेसिकली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डैमेज की वजह से हो रहे होते हैं कि सो जो एक्स लिंक्ड आमतौर पर रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो आमतौर पर फीमेल्स कैरी कर रही होती हैं, और ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कैरी तो फीमेल्स कैरी होती हैं, लेकिन ये यूजली जो है वो मेल्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसका रीजन तुम्हें पता ही होगा, मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और सेकंड वाई होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इन केस अगर कोई जीन म्यूटेशन वन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है और सेकंड एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो एक्चुअली उस डिजीज का एक्सप्रेशन फीमेल्स में नहीं होता। लेकिन जब ये इनहेरिट करती हैं फीमेल्स टू मेल्स, ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन, तो वहाँ पे मेल्स जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं इस डिसऑर्डर्स की, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से। ये कुछ कह लो कि जस्ट एक शॉर्ट समरी है इन तमाम डिसऑर्डर्स की, ऑटोसोमल डोमिनेंट की, ऑटोसोमल रिसेसिव की। वन म्यूटेटेड एलील है, टू म्यूटेटेड एलील्स हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर, आमतौर पे जो है वो फीमेल से मेल के अंदर ट्रांसफर हो रही होती हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, और नॉर्मली ये मेल्स को इफेक्ट कर रही होती हैं, फीमेल को इफेक्ट नहीं कर रही होती हैं। इस तरह से एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के अंदर, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर भी मेल जो है वो फ्रिक्वेंटली इफेक्ट हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं, ठीक है, ये आप लोग देखें। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स नॉर्मली जो है वो फीमेल से ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम मैटरनल टू, ये बेसिकली इसकी जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वो मैटरनल होता है। इसमें दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, मेल्स भी और फीमेल भी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी एक्चुअली वो मदर की तरफ से जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं वो इनहेरिट हो रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि ये मदर की तरफ से ट्रांसफर हो रहे होते हैं? इसका रीज़न ये होता है कि अगर तुम देखो जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होती है तो जो स्पर्म इटसेल्फ है, स्पर्म इटसेल्फ जो है वो साइटोप्लाज्म कैरी नहीं कर रहा होता है। जो एग्स होते हैं बेसिकली वो साइटोप्लाज्म कैरी कर रहे होते हैं और दे हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो स्पर्म के पास तो नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नॉर्मली वो जो है वो जो मैटरनल साइड से जो एग्स होते हैं बेसिकली वो बेसिकली कैरी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई डिजीज जो मदर है वो कैरी कर रही है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नाउ फ्रॉम द साइड ऑफ मदर ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है टू चिल्ड्रन। अब वो दोनों चिल्ड्रन मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है वो लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये एक डिसऑर्डर है, आई साइट डिसऑर्डर है, जेनेटिक आई साइट जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पैटर्न की वजह से होता है। अच्छा, अब जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको अगर देखा जाए तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के पीछे मैंने बताया कि
या तो क्रोमोसोम्स के न्यूमेरिकल डैमेज होता है, यानी नंबर्स के अंदर डैमेज हो रहा होता है, यानी नंबर्स जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, या जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो, सो लेट मी चेक माय माइक, आवाज नहीं आ रही है सही। अच्छा आप देखें, अब सही आ रही है आवाज आप लोगों को? अगर ये आवाज ही कुछ बच्चों को नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अब ठीक है, गुड। अच्छा, अब अगर तुम देखो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, मैंने बताया कि वो आम तौर पे ड्यू टू चेंज इन नंबर हो रहा होता है और ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम देखो तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो बेसिकली माइटोसिस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी वो बेसिकली माइटोसिस के थ्रू जो है वो उनकी सेल डिवीजन हो रही होती है। तो माइटो अगर तुम सोमैटिक सेल्स को देखो तो वो बेसिकली माइटोसिस के थ्रू हो रहे होते हैं, जबकि जर्म सेल जितने भी हैं वो जो है बेसिकली मियोसिस के थ्रू उनकी डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। तो अगर तुम माइटोसिस और मियोसिस के इवेंट्स देखोगे तो माइटोसिस और मियोसिस के इवेंट में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो बेसिकली डिवीजन भी है, ठीक है। जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे मियोसिस के इवेंट के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट इवेंट से गुजर रहे होते हैं, वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, देन वो रिकम्बाइन हो रहे होते हैं, और वो एक सेल से दो सेल्स फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आमतौर पे क्रोमोसोम्स के अंदर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्चुअली न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये नंबर क्यों डिस्टर्ब हो रहा होता है? वो ऑफ कोर्स मियोसिस के दौरान अगर पेयरिंग में कोई इशू है क्रोमोसोम्स की, या क्रॉसिंग ओवर में कोई इशू है, तो उसकी वजह से जो नंबर है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न होता है वो उनकी स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से हो रहा था। ये डैमेज भी ड्यूरिंग मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर हो रहे होते हैं। एन्यूप्लॉइडी जो है बेसिकली अगर तुम देखो तो इसे कहते हैं कि ये किस वजह से कॉज हो रहा होता है, यानी ये जो क्रोमोसोम नंबर है जो चेंज हो रहा होता है वो किस वजह से हो रहा होता है? वो क्रोमोसोम्स के जो है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट यानी सेपरेट ना होने की वजह से हो रहा होता है मियोसिस में, ठीक है। अब उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, नॉन डिस्जंक्शन है, प्री मैच्योर डिस्जंक्शन है, एनाफेज लाइक फेज है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो तुम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर चीज़ें पढ़ चुके हो कि मियोसिस के इवेंट्स में क्या हो रहा होता है, और अगर सेग्रीगेशन सेपरेशन ना हो तो फिर उसके नतीजे में क्या मतलब कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो ये भी बेसिकली एक न्यूमेरिकल एब्रेशन की वजह से हो रहा होता है, ये एक न्यूमेरिकल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ट्राइसोमी होता है, यानी जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उस पर 3 क्रोमोसोम्स तुम्हें जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह से एडवर्ड सिंड्रोम है, ये भी बेसिकली ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब यही है कि बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 18 है वहाँ तुम्हें 3 जो है वो क्रोमोसोम्स वो नजर आ रहे होंगे। इस तरह से टाउ सिंड्रोम है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, इसके अंदर 2 XX क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह से टर्नर सिंड्रोम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये बेसिकली जो इसके पीछे ये जो नंबर जो क्रोमोसोम्स के डिस्टर्ब हो रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न होता है वो बेसिकली फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। और जब स्पेसिफिकली जब क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही होती है, क्रॉसिंग ओवर के इवेंट हो रहे होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे इम्प्रॉपर नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से जो है बेसिकली ये नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, और ये नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, जो स्ट्रक्चरल एबरेशंस होती हैं, जो स्ट्रक्चरल डैमेजेस होते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल डैमेजेस के पीछे जो है बेसिकली वो स्ट्रक्चरल डैमेजेस की अगर तुम वजह देखो तो उसकी वजह ट्रांसलोकेशंस भी होती हैं, यानी वही अगेन मियोसिस के दौरान
डिलीशंस एंड क्योंकि रिकम्बिनेशन हो रही होती है तो उसके दौरान भी क्या हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, ट्रांसलोकेशंस की वजह से डिलीशंस हो रही होती हैं, इन्वर्जन्स हो रही होती हैं, डुप्लीकेशंस हैं, ठीक है, रिंग क्रोमोसोम में ये तमाम के तमाम जब मियोसिस का इवेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो उस दौरान जो क्रोमोसोम है बेसिकली उनके रिकम्बिनेशन के दौरान ये सारे डैमेजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के डिफरेंट साइड्स हैं या क्रोमोसोम्स के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं, और उन रीजन्स की डैमेज या ब्रेक होने की वजह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबरेशंस या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो है वो क्रोमोसोम्स के हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, जिनमें से एक जो है वो कैट क्राई सिंड्रोम है। अब अगर कैट क्राई सिंड्रोम को देखो तो कैट क्राई सिंड्रोम जो है वो जो क्रोमोसोम 5 है उसका जो पी आर्म है, पी जो बेसिकली शॉर्ट आर्म है, तो शॉर्ट आर्म के ऊपर की बेसिकली डिलीशन की वजह से, यानी यहाँ जो डिलीशन हो रही है वो कैट क्राई सिंड्रोम के अंदर होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसका जो उसमें जो शॉर्ट आर्म है, उसका पी आर्म है बेसिकली, वो डिलीट हो रहा होता है, वो डैमेज होने की वजह से डिजीज हो रही होती है। इस तरह से विलियम सिंड्रोम के अंदर भी क्या हो रहा होता है, जो क्रोमोसोम 7 है उसका जो लॉन्ग आर्म है क्यू, उसके बेसिकली अब डिफरेंट इसके बैंडिंग पैटर्न्स होते हैं। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं जब उनको स्टेन किया जाता है जिन्जा के थ्रू, जिन्जा स्टेनिंग के थ्रू, तो दे हैव सर्टेन बैंड्स, यानी उनके बैंड्स की, क्रोमोसोम के बैंड्स की डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, और हम उस इंटेंसिटी की बेस पे इसको डिवाइड करते हैं कि जी ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, फिर ये क्यू आर्म का ये क्यू आर्म का रीजन 1 है, ये उसके बाद उसका सब रीजन 1 है, और देन सब रीजन 2 है। अगर तुम लोग को याद हो, ये मैंने पहले बताया था कि जो क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग होती है तो उसकी स्टेनिंग के बाद उसकी जो रीडिंग पैटर्न होता है, ये बेसिकली उसकी बेसिस पे ये बताया जा रहा होता है। अच्छा, अब विलियम्स सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का 7 क्रोमोसोम होता है उसका जो क्यू आर्म होता है, उसका जो रीजन 1 होता है उसके साथ में जो सब रीजन 1 एंड देन सब रीजन 2 जो है बेसिकली उसके डिलीशन की वजह से ये डिजीज हो रही होती है। इस तरह से डाई जॉर्ज सिंड्रोम में इसमें भी ऐसा हो रहा होता है कि जो 22 नंबर क्रोमोसोम है उसके क्यू आर्म के वो रीजन 1, सब रीजन 1 एंड सब रीजन 2 पे डिलीशन हो रही होती है, जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है वो कॉज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात होगी थोड़ी सी, ये इनका एक समरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, ये आप लोग देख ले रहे हैं उसको कि बेसिकली ये किस वजह से हो रही होती है और इसकी इंसिडेंस कितना है। अगर डाउन सिंड्रोम को देखो तुम तो इसका जो बेसिकली इंसिडेंस है वो 1 in 700 लाइव बर्ड्स, यानी 700 में से एक बच्चे को जो है वो होती है। उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, एडवर्ड सिंड्रोम है, इस तरह से बाकी हैं, तो इसको आप समरी को इसको देख लेना। ठीक है, अच्छा अब हम मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ तक हमने थोड़ा सा देख लिया कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने देखा। तीसरा मल्टीफैक्टोरियल। अब मल्टीफैक्टोरियल बेसिकली कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो सिंगल जीन एंड एज वेल एज डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स ना उसकी वजह से हो रहे होते हैं मल्टीफैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं। अब इन दो तरह के डिसऑर्डर्स को जो है वो डायग्नोज करने के लिए जो मेथड्स यूज की जाते हैं वो दो डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड कहलाता है साइटोजेनेटिक बेस्ड और दूसरा मेथड कहलाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक बेस्ड। ठीक है, तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं हमने जैसे पहले डिस्कस किए, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर बेसिकली उनके डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं वो ये दो हैं, जिनको हम डिटेल में देखेंगे आगे। अच्छा, अब साइटोजेनेटिक बेस क्या है और मॉलिक्यूलर बेस क्या है। अगर तुम देखो तो साइटोजेनेटिक्स बेस से क्या मुराद है, यहाँ तो मैं बहुत यहाँ थोड़ी सी चीजें आई थिंक ये तो मैं समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। ये साइटोजेनेटिक बेसिकली क्या है इटसेल्फ। साइटोजेनेटिक बेसिकली जेनेटिक्स की सब ब्रांच है। ठीक है, और नॉर्मली ये एक्चुअली डील करती है विद द इनहेरिटेंस पैटर्न, जो इनहेरिटेंस हो रही होती है क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम जो बेसिकली इनहेरिट हो रहे होते हैं और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अंदर कुछ चेंज अगर आ रहा होता है तो उसको बेसिकली उसकी स्टडी एक्चुअली कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनहेरिटेंस के नतीजे में या इनहेरिटेंस के बाद या उससे पहले जो है क्रोमोसोम्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स में जो चेंज आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम जो स्टडी कर रहे होते हैं वो साइटोजेनेटिक बेस्ड टेक्निक्स होती हैं, उसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। यानी तुम कह लो कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम देख रहे होते हैं, वो साइटोजेनेटिक्स बेस्ड टेक्निक के थ्रू देख रहे होते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूलर बेस्ड है, तो मॉलिक्यूलर का तुम्हें पता है कि हम बेसिकली जब मॉलिक्यूलर बेस्ड की बात आती है तो ऑफकोर्स हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं डीएनए के लेवल पे, यानी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके लेवल पे बात कर रहे होते हैं कि जी डीएनए के ऊपर बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का पैटर्न्स होते हैं, ये बेसिकली डिफरेंट जीन्स होते हैं, ये किस तरह से एक्सप्रेस हो रही होती हैं, एंड देन हम उन जीन्स को जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो साइटोजेनेटिक बेस के अंदर जो पहला मेथड है वो बेसिकली टेक्निक है वो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग है। अच्छा, अब कैरियोटाइपिंग जो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग है, आई थिंक तुम्हें उसका थोड़ा सा आई डोंट नो कि आइडिया है या नहीं है। तो बेसिकली कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग इटसेल्फ क्या होती है, कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग में क्या किया जा रहा होता है कि कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग में क्या किया जा रहा होता है कि बेसिकली सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उन क्रोमोसोम्स को सेल के अंदर क्या किया जा रहा होता है, इनको एक पर्टिकुलर स्टेज पे लाने के बाद इन सेल्स को स्टेन किया जा रहा होता है। क्या मतलब है, उनको विजुलाइज करने के लिए सेल्स के क्रोमोसोम्स को विजुलाइज करने के लिए उनको स्टेन किया जा रहा होता है, जस्ट लाइक दैट तस्वीर में तुम्हें शायद नजर आ रहा होता है। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स को स्टेन किया गया है बाकायदा, ठीक है। स्टेनिंग जो बेसिकली यूज की जाती है कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग में, वो बेसिकली कहलाती है जिम्सा स्टेनिंग, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग है ये क्यों इस्तेमाल की जा रही होती है, ये बेसिकली डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए यूज़ की जा रही होती है। यानी अगर इसको तुम देखो तो ये बेसिकली जो है वो क्रोमोसोम्स की एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्टडी है क्रोमोसोम्स की ना। माइक्रोस्कोपिक स्टडी से क्या मुराद है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी से मुराद ये है कि यहाँ पे जो सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर्ली उनको स्टेन किया जाता है और स्टेन करने के बाद उन क्रोमोसोम्स को विजुलाइज किया जाता है ऑन हायर मैग्निफिकेशंस के ऊपर, ताकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो उसको स्टडी किया जा सके। तो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग का बेसिकली होता क्या है कि किया क्या जाता है कि इनको विजुलाइज करने के लिए, क्रोमोसोम्स को विजुलाइज करने के लिए जो सेल्स होते हैं, सेल्स की पहले ग्रोथ को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसकी ग्रोथ को अरेस्ट किया जाता है एट मेटाफेज स्टेज के ऊपर। अब देखो, अगर तुम लोग को याद हो तो माइटोसिस के अंदर भी और मियोसिस के अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें जो सेल्स की सेल्स को जो है अब अगर ये सेल्स स्टिल ग्रोइंग फेज में होंगे, मतलब ये आप डिफरेंट फेजेस में होंगे, तो इसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते। यानी अगर आपने क्रोमोसोम्स को विजुलाइज करना है थ्रू कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स की जो जो ग्रोथ है, यानी जो सेल्स के जो डिफरेंट फेजेस हैं, उसमें से जब सेल्स मेटाफेज स्टेज पे आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको मेटाफेज स्टेज पे आने के बाद आप क्या करेंगे, उसको उसकी उसकी जो डिवीजन है उसको अरेस्ट कर लेंगे, यानी स्टॉप कर देंगे मेटाफेज स्टेज पे। अच्छा, अब ये जो मेटाफेज स्टेज के ऊपर इसकी ग्रोथ को अरेस्ट किया जाता है, वो बेसिकली डिफरेंट इनहिबिटर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली कहते हैं कॉलकिसीन है जैसे कि, ठीक है। अब कॉलकिसीन बेसिकली यूज किया जा रहा होता है ताकि जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर लिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए एट मेटाफेज स्टेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये करते क्या है, ये बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अगर तुम देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेल्स में क्या काम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल्स के अंदर क्या कर रही होती है, सेल्स के अगर तुम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो